बहुत पहले की बात है। राजा आदित्य सिंह नाम का राजा हुआ करते थे। उसका एक बेटा था जिसकी मां नहीं था। वह हमेशा उदास रहता था। दूसरे बच्चों तरह वह हंसता खेलता नहीं था। एक दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया, जो भी आदमी राजकुमार को हंसाने में कामयाब होगा उसे 1000 स्वर्ण अशर्फी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। शरारती चंपकलाल को भी यह बात मालूम पड़ा। वह हमेशा किसी न किसी तरह का कारनामे करने के लिए तैयार रहता था, जिससे अन्य लोगों को काफी परेशानी होती थी। चंपकलाल ने भी दरबार का यह चुनौती को आजमाने की ठान लिया था। जाते जाते रास्ते में उसने एक आदमी को देखा जो बहुत सारे बॉल हवा में फेंककर जगलिंग कर रहा था और एक के बाद एक सब पकड़कर कुछ जादू सा दिखा रहा था। यह देखकर आजू बाजू खड़े लोग काफी मजा ले रहे थे और हंस रहे थे। चंपकलाल ने वहां खड़े रहकर बहुत बारीकी से देखा और सोचा कि बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, वह छोटा सा बच्चा कैसे नहीं हंसेगा। चंपकलाल ने भी ऐसा ही कुछ करने सोचा। अब उसके पास बहुत सारे बॉल खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। उसने योजना बनाई और काफी पेड़ों पे चढ़ चढ़कर चिड़िया और कौए के घोंसलों से अंडे चुराकर इकट्ठा किया। रात को घर लौट गया और सारे अंडे एक कंबल में छुपाकर रख दिया। सुबह होते ही वह अपना खटारा सा पुरानी साइकिल लेकर दरबार की ओर निकल गया। दरबार में काफी लोग आए हुए थे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। एक के बाद एक लोग प्रयास करते गए, लेकिन कोई राजा के बेटे को हंसाने में कामयाब नहीं हुआ। बारी अब चंपकलाल की आई। वह साइकिल की सवारी करते हुए अंडे की कलाबाजी दिखाने के लिए बहुत सारे अंडे हवा में उछालने लगा। साइकिल इतनी पुरानी और जंग लगी थी कि वह एक तरफ से दूसरी तरफ खतरनाक तरीके से लड़खड़ाती रहती थी। वह करतब दिखाने में इतना निपुण तो था नहीं। सारे अंडे महल के चारों ओर उछलते और अन्य दरबारियों पे गिरने लगा। किसी के मुंह पे, किसी के कंधे पे, किसी के सर पे अंडे फूट रहा था। चूंकि चंपकलाल ने अंडा दरबार में लाने से पहले रात भर गर्म कंबल में लपेट कर रखा था, तो कुछ अंडों में से चिड़िया और कौवे की बच्चे भी निकल रहा था। एक अंडा राजा आदित्य सिंह के सर पर भी फूटा और उसमें से एक कौवे के बच्चे बाहर निकला और आते ही राजा के नाक पर छी छी कर दी। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा के पास ही बैठा उनका बेटा यह सब देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने बेटे को ऐसे हंसता देख राजा भी ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका। राजा आदित्य सिंह ने शरारती चंपकलाल को ससमान 1000 स्वर्ण अशर्फी पुरस्कार में दिया और चंपकलाल को गले से लगा लिया। बहुत पहले की बात है, भारत में एक राजा थे। उसका एक मुख्यमंत्री था। वह बहुत ईमानदार आदमी थे। राजा जो कुछ भी खरीदना या बेचना चाहता था, उसका उचित मूल्य निर्धारित करना उसका काम था। कुछ अवसरों पर राजा को उसकी उचित कीमत लगाना पसंद नहीं आया।
राजा को जितना बड़ा मुनाफा चाहिए था उतना नहीं मिलता था, क्योंकि मंत्री राजा और विक्रेता दोनों की हितों को ध्यान में रखकर सौदा मुकर्रर करता था। लेकिन राजा को लगता था कि उसे अधिक मुनाफा होना चाहिए। राजा इतना अधिक भुगतान नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक दिन अपने मंत्री को बदलने का फैसला किया। एक दिन उसने एक अच्छे दिखने वाले युवक जो दूसरे जगह पर नौकरी करता था उसके बारे में सुना कि वह एक अच्छा और अपने मालिक के मुनाफे को पहले ध्यान में रखकर सौदा करने वाला इंसान थे। उसने सोचा, यह आदमी मेरे व्यापार के लिए सही रहेगा। इसलिए उसने अपने पूर्व ईमानदार मंत्री को हटाकर इस आदमी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उस नई वाली मंत्री ने सोचा, मुझे बहुत कम कीमतों पर खरीदकर और बहुत अधिक कीमतों पर बेचकर राजा को खुश करना चाहिए। इसलिए उसने विक्रेता को बहुत कम कीमतों पर अपना सामान बेचने पर मजबूर करना शुरू कर दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि किसी भी चीज का क्या मूल्य है। इससे लालची राजा को बहुत धन प्राप्त हुआ और वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के अन्य सहयोगियों और आम लोगों नए मंत्री से बहुत दुखी हो गए। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी 500 घोड़ों के साथ बनारस में बेचने आया। वहां घोड़े, घोड़ी और बछड़े थे। राजा ने व्यापारी को अपने महल में आमंत्रित किया और अपने मंत्री को सभी 500 घोड़ों की कीमत निर्धारित करने के लिए कहा। केवल राजा को खुश करने के बारे में सोचते हुए उसने कहा, आजकल घोड़े बहुत सस्ता मिलता है। उसने कहा, घोड़ों का सारा झुंड व्यापारी बहुत परेशान चावल के लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। राजा ने आदेश दिया, उसने पूर्व मंत्री के सौदागर को एक बोरी चावल दिया जाए और ईमानदार होने के लिए शाही अस्तबल में ले जाया जाए। वह उसके पास गया और उसे बताया कि क्या हुआ था। वह राजा से न्याय चाहता था और अपने सभी घोड़ों की उचित मूल्य प्राप्त करना चाहता था। पूर्व मंत्री ने कहा, यदि आप मेरे कहे अनुसार करते हैं तो राजा घोड़ों के सही मूल्य के प्रति आश्वस्त हो जाएगा। उस पूर्व मंत्री ने कहा, आप मंत्री के पास वापस जाएं और उसे एक मूल्यवान उपहार देकर संतुष्ट करें। राजा की उपस्थिति में उसे एक बोरी चावल का मूल्य बताने के लिए कहें। अगर वह राजी हो तो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूंगा। इस सलाह के बाद व्यापारी उस मंत्री के पास गया और उसे एक बहुमूल्य उपहार दिया। उपहार ने उसे बहुत खुश किया, जिससे उसने घोड़े के सौदागर को खुश करने की सोची। तब व्यापारी ने उससे कहा, मैं आपके पिछले मूल्यांकन से बहुत खुश था। क्या आप राजा को एक बोरी चावल के मूल्य के बारे में समझा सकते हैं? मूर्ख मंत्री ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक बोरी चावल, यहाँ तक कि राजा की उपस्थिति की भी कीमत बताऊंगा। उस मंत्री ने व्यापारी के साथ राजा का एक और बैठक की व्यवस्था की। व्यापारी ने पुराने मंत्री को वापस सूचना दी और वे राजा के पास एक साथ गए। राजा के सभी मंत्री और उसका पूरा दरबार शाही सभा भवन में था। घोड़े के व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं समझता हूँ कि आपके इस देश में मेरे 500 घोड़ों का पूरा झुंड एक बोरी चावल के बराबर है। इससे पहले कि मैं घर जाऊं, मैं आपके देश में एक बोरी चावल का मूल्य जानना चाहता हूँ।
राजा अपने वफादार मंत्री की ओर मुड़ा और बोला, एक बोरी चावल का क्या मूल्य है? मूर्ख मंत्री ने राजा को खुश करने के लिए पहले एक बोरी चावल पर घोड़ों के झुंड की कीमत लगाई थी। अब घोड़े के सौदागर से घूस लेकर वह उसे भी खुश करना चाहता था, तो उसने राजा को अपने सबसे गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर दिया, चावल तो अनमोल होता है। एक बोरी चावल बनारस शहर के बराबर है, यहाँ तक कि आपके सारे नगर के साथ साथ शहर के सभी उपनगर भी। दूसरे शब्दों में यह पूरे बनारस राज्य के बराबर है। यह सुनते ही सभा भवन में उपस्थित राजमंत्री तथा पंडितगण अपने हाथों से अपनी अपनी भुजाओं को थपथपाते हुए हंसी से गर्जना करने लगे। जब वे थोड़े शांत हुए तो पूर्व मंत्री जो उस व्यापारी के साथ वह आया था, उसने कहा, पहले तो हमने सुना था कि राज्य अनमोल है, अब हम सुनते हैं कि सारा बनारस, उसके महलों और हवेलियों केवल एक बोरी चावल के बराबर है। मंत्री का फैसला कितना अजीब है। महाराज को ऐसा आदमी कहाँ से मिला? वह केवल चापलूसी करने में महान है। राजा को प्रसन्न करने के लिए अच्छा है, न कि दूसरों के लिए। एक व्यापारी के उचित मूल्य देने के लिए जो अपने घोड़ों को एक देश से दूसरे देश में बेचता है। पूरे दरबार की हंसी और अपने मंत्रियों और सलाहकारों के शब्दों को सुनकर राजा लज्जित हो गया। इसलिए वह अपने पूर्व ईमानदार मंत्री को अपने आधिकारिक पद पर वापस ले आया और वह घोड़ों के झुंड के लिए एक नए उचित मूल्य के लिए सहमत हो गया। उस घोड़े के व्यापारी को उसके घोड़ों की उचित मूल्य मिला और इसके अलावा 100 स्वर्ण मुद्रा उसके हर्जाना के तौर पर देने का फैसला भी हुआ, जैसा कि ईमानदार मंत्री द्वारा निर्धारित किया गया था। सबक सीखने के बाद राजा और उसका राज्य उस ईमानदार मंत्री के साथ न्यायपूर्ण और समृद्ध रहे। एक बार रणवीर सिंह ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। उन्हें अपनी पत्नी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। पत्नी क्रोधित थी क्योंकि रणवीर सिंह का आज पगार का दिन था और रणवीर सिंह ने सारे पैसे कहीं गिराकर खो दिया था। रणवीर सिंह की पत्नी आलिया ने चिल्लाते हुए कहा, अब सारा महीना घर कैसे चलेगा? वैसे भी तुम्हारा पगार में महीना चलना मुश्किल होता है। अब तो बिना खाए पिए ही महीना बिताना पड़ेगा। अपनी नाराज पत्नी को मनाने के लिए रणवीर सिंह ने अपने भरोसेमंद दोस्त और जादूगर बबंडर बाबा की सलाह लेने का फैसला किया। बबंडर बाबा, जो अपनी बुद्धि और जादुई शक्ति के लिए जाने जाते हैं, ने रणवीर सिंह की दुहक की कहानी सुनी। बाबा ने कहा, रणवीर सिंह, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए एक जादुई उपाय से मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जो धारक की इच्छा पूरी कर सकता है। तुम इस अंगूठी का उपयोग किसी ऐसी इच्छा के लिए कर सकते हो जो तुम्हारी पत्नी को खुश कर सके। अपनी समस्या के समाधान की आशा से उत्साहित रणवीर सिंह तेजी से बाबा की कुटिया की ओर बढ़े। बाबा ने उसे जादुई अंगूठी दिया और समझाया, रणवीर, तुम्हें अपनी इच्छा स्पष्ट करनी होगी। ध्यान से सोचो। यह अंगूठी मैं तुम्हें केवल 1 महीने के लिए दे सकता हूँ और इसका उपयोग तुम केवल हफ्ते में 1 ही बार कर सकोगे।
रणवीर सिंह अंगूठी को लेकर घर लौटा और पत्नी आलिया को दे दिया। उन्होंने कहा, मेरी सबसे प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि मैंने एक भयानक गलती की है और मुझे गहरा खेद है। सुधार करने के लिए मैं आपको यह जादुई अंगूठी पेश करता हूँ। यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। आलिया उपहार से प्रसन्न थी, लेकिन वह अंगूठी की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। उसने कहा, मैं एक ऐसा महल चाहती हूँ जो इस देश का राजा से भी बड़ी हो। एक पल में जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और एक शानदार सुनहरा महल उनकी आंखों के सामने आ गया। आलिया बहुत खुश हुई और उसका गुस्सा भी दूर हो गया। उन्होंने रणवीर सिंह को गले लगाया और माफ कर दिया। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, आलिया की इच्छाएं बढ़ती गईं। वह गांव में गहनों के पहाड़, पेड़ पर कीमती साड़ी और चिड़ियों की तरह उड़ने वाली वाहन की कामना करने लगी। हर बार जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और रणवीर सिंह को परिणामों की चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार आलिया ने अपनी सब साहसी इच्छा पूरी की, लेकिन इससे अराजकता फैल गई क्योंकि पूरा राज्य एक वंडरलैंड में बदल गया। नागरिकों को काम करने की कोई जरूरत नहीं थे। वह लोग मौज मस्ती और आराम में भटकने लगे। गांव में इतने सारे धन दौलत देखकर आसपास के राज्य ने गांव में हमला करके कब्जा करने की योजना बनाने लगा। युद्ध की खबर ने सारे गांव वाले को चिंता में डाल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रणवीर सिंह वापस बवंडर बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने समस्या बताई और समाधान की गुहार लगाई। बाबा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ रणवीर सिंह से कहा, इन इच्छाओं को उलटने का केवल एक ही तरीका है। आपको आलिया को हालात सामान्य होने और जिंदगी को पुराने अवस्था में ही संतुष्ट होने की इच्छा के लिए मनाना होगा। रणवीर सिंह आलिया के पास लौट आए और अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर पूर्ववत जिंदगी में वापस जाने को मना लिया। उन्हें अंततः अपनी असाधारण इच्छाओं की मूर्खता का एहसास हुआ। वह चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और गांव अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाए। उस दिन से रणवीर सिंह ने सीखा कि कभी-कभी समस्याओं को हल करने के लिए जादू और शॉर्टकट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा और एक खुशहाल शादी की कुंजी समझ और समझौता में निहित होती है।